ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ तक कि खाना पीना बनाने के लिए भी लोग मैजिक का यूज करते हैं और जिसके पास भी मैजिक नहीं होता उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ पे एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है अपने चमाटे से हरा सकता है ऐसे मैजिक स्पेल्स को जिससे मैजिशियंस ने ड्रैगन तक को हरा रखा है, जो देखकर आसपास के जानवर तक हैरान हो जाते हैं। मैं जंगलों के बीचों बीच भारी वजन को उठाकर ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद हम जंगल में ही एक छोटे से हट को देखते हैं जिसके अंदर रैग्रो बंडेड नाम का बंदा रहता है। तभी उसका होनहार बेटा मैस वहाँ पे पहुँच जाता है। हाय पापा, मैं घर आ गया। खोल के नहीं आ सकते थे, तुमने दरवाजे को तोड़ क्यों दिया? दरअसल मैं भूल गया था, माफ कर दीजिए पापा। इसे खींचते हैं या धक्का देते हैं। जिसके बाद मैसले दरवाजे को ठीक करने जाता है। उसके मासूम चेहरे को देखकर रैग्रो भी पिघल जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तो ठीक लगाओ। दरवाजे की ठक ठक से मैस को कुछ सुनाई नहीं देता और वो बचा कुचा दरवाजा भी तोड़ देता है। माफ कीजिए पापा। उसके पापा ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है। तुमने आज ही अपनी ट्रेनिंग खत्म की? हाँ पापा, कर दी है। आपसे मुझे एक बात पूछनी थी, आप बस मुझे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं मैस, तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं हो। तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। सिर्फ यही ट्रेनिंग है जो तुम्हें ताकतवर बना सकती है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें याद है ना? तुम अकेले इस शहर में नहीं जाओगे। हाँ पापा, मुझे याद है। लेकिन जैसे ही रैग्रो वहाँ से जाता है वो रेन कोट सा डाल के शहर की तरफ जाने लगता है। शहर में पहुँचने पर वो देखता है वहाँ पे मौजूद सभी लोग अपना हर काम मैजिक का ही यूज करके कर रहे हैं। वो एक दुकान पर जाकर 7 क्रीम पफ्स का ऑर्डर देता है। वो खाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था तो वो गलती से सिक्कों को ही मसल देता है। शॉपकीपर तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाता, लेकिन मैस अपनी उंगलियों से ही उन सभी सिक्कों को ठीक कर देता है। लेकिन तभी हवा की वजह से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। वो क्रीम पफ्स लेकर वहाँ से जाने लगता है और आसपास के सभी लोग उसे अलग ही नजर से देखने लगते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। फिर हम पुलिस स्टेशन में एक ब्रैड नाम के ऑफिसर को देखते हैं। वो न्यूज़पेपर में नए डिवाइन विजनरी के बारे में पढ़ रहा था। डिवाइन विजनरी का टाइटल मैजिक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को दिया जाता है और एक डिवाइन विजनरी बनने के कई सारे फायदे हैं। पैसा, शोहरत और इज्जत सब कुछ मिलती है। तभी उसका फोन बजता है और उसे बताया जाता है शहर में एक बंदा घूम रहा है। वही दूसरी तरफ मैसले कंफ्यूज हो रखा है जिसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है कि सभी लोग उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। तभी वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था। ओए, कहाँ जा रहा है तू? तुझे दिख नहीं रहा मैं काम पर हूँ। सॉरी, आप क्रीम पफ खाना चाहेंगे? तुम उसका क्या करने वाले हो? मुझे अपना झूठा खाना दोगे? और तुमने जो मेरी यूनिफॉर्म गंदी की है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी यूनिफॉर्म को धोकर वापस कर दूंगा। तभी मैस उसके यूनिफॉर्म को पकड़कर फाड़ देता है। यूनिफॉर्म? अब तुम्हें लगता है ये यूनिफॉर्म बची है? तभी वहाँ पे ब्रैड आ जाता है और मैस को देखकर पहचान जाता है कि इसी के बारे में उसे कॉल आई थी। लेकिन तभी वहाँ पे रैग्रो आ जाता है और मैस को लेकर वहाँ से पूरी स्पीड में भागने लगता है। लेकिन ब्रैड अपने मैजिक का यूज करके उसके पीछे कुछ अपने मैजिकल बर्ड्स को लगा देता है। बेवकूफ, मैंने तुम्हें मना किया था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखकर रैग्रो फिर से पिघल जाता है। लेकिन तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। जो सुबह तुमने ट्रेनिंग करी थी तुम जाकर उसे फिर से करोगे। मैस वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और उसके जाते ही हट का दरवाजा एक धमाके की वजह से टूट जाता है और वहाँ पर ब्रैड अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचा हुआ था। दूसरी तरफ मैस अपनी सुबह की ट्रेनिंग को ही दोहरा रहा है। वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था कि वो 5 मिनट के अंदर ही अंदर अपने पूरे सेट्स खत्म कर देता है। इसके बाद वो घर की तरफ वापस आता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलने वाला था उसे ब्रैड की आवाज आती है। मैजिक अपनी नई ऊंचाइयों को कैसे छू रहा है तुम जानते हो, साल दर साल, क्योंकि हम उन्हें खत्म करते जाते हैं जिनकी रगों में भी वो नीच खून बहता है। तुम्हारे बेटे के पास मैजिक नहीं है और ऐसे इंसान को जीने नहीं दिया जा सकता। तुम जानते हो ना, बिना मार के एक इंसान को। ब्रैड रैग्रो को दीवार पर दे मारता है लेकिन रैग्रो उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताता। छुपा कर रखना एक सीरियस क्राइम है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रैग्रो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे, जब तक कि वो बड़ा ना हो गया। और यह चीजें तब तक चलती रही। इन सब से परेशान होकर उसने अपनी ही जान लेने की कोशिश करी। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस बच्चे को देखकर वो समझ जाता है इस बच्चे को यहाँ पर इसलिए फेंक दिया
दिया गया है क्योंकि इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह सोसाइटी में कोई नहीं चाहता, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बड़ा करूंगा, वो भी बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। दूसरी तरफ प्रेजेंट में रैग्रो मैस को चिल्लाकर यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इससे ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर वहाँ पे मैस आ जाता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए मैजिक से अटैक करने वाला था और वो एक ऑफिसर को ऐसा पंच मारता है कि वो दीवार को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। इसके बाद वही थुलथुला ऑफिसर मैस को रोकने के लिए आता है। मैस फिर से उसके थोपड़े पर चाटे पे चाटे मारने लगता है और उसके पिलपिले से गालों को सुझाने के बाद ब्रैड की तरफ जाता है। रैग्रो उसे कहता है कि वो यहाँ से भागा क्यों नहीं, सिर्फ आप ही मेरा परिवार है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं तुझे यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, तुझे नर्क तक पहुँचाने आया हूँ। यह सुनकर ब्रैड हंसने लगता है। तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम मुझे हराओगे, तुम क्या कर लोगे मेरा। वो मैस के ऊपर ऐसे अटैक से हमला करता है जिससे उसने ड्रैगन को डरा कर भगाया था, लेकिन मैस अपने हाथों से ही उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर ब्रैड हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फिर से मैस के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैस इसको भी एक लाफा मारकर दूर भगा देता है, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर था। ब्रैड परेशान होकर मैस के ऊपर लगातार हमला कर ही जाता है, कभी वॉलीबॉल खेल रहा या कभी फुटबॉल खेल रहा, लेकिन मैस कभी उसके मैजिक अटैक्स के साथ और यहाँ तक कि वो उसे जगलिंग भी शुरू कर देता है। ये सब देखकर सभी लोगों की फटी पड़ी थी। मैस अपने फादर की जादुई छड़ी को उठाता है। ब्रैड खुद को बचाने के लिए एक मैजिक बैरियर बनाता है, लेकिन मैस उस जादुई छड़ी को ब्रैड की तरफ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उसका बैरियर भी टूट जाता है। वही इन सभी चीजों का उसे इतना बड़ा सदमा लगा था कि ब्रैड अब अपने घुटनों पर चुका है। तुमने अगली बार मेरे परिवार को छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ब्रैड हंसता है और उसको एक डील ऑफर करता है। मैस को एक मैजिक एकेडमी में जाकर डिवाइन विजनरी बनना होगा ताकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने लगे। इसके लिए ब्रैड उसे सपोर्ट भी करेगा क्योंकि उसे वो रिवॉर्ड चाहिए जो कि डिवाइन विजनरी बनने के बाद मिलता है। तुमने अगर इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे पापा के पीछे लोग आते ही रहेंगे और तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। मैस उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने चेहरे पर नकली मार्क बनाकर प्रेस्टिजियस स्टीन एकेडमी में जाता है, जिसने बहुत सारे डिवाइन विजनरी को प्रोड्यूस किया है। और आज से एंट्रेंस एग्जाम शुरू है और जो आज उनका एग्जामिनर बना है उसका नाम है क्लॉड लूसी। वो खिड़की से ही सारे एप्लीकेंट्स को देख रहा था, तभी वो मैस को देखता है जो कि ना ही मैजिकल बुक पढ़ रहा है ना ही मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, उल्टा फिजिकल एक्सरसाइज में लगा पड़ा है। मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया? नहीं, ये तो मैजिक स्कूल है, तो इसने जिम क्यों बना दिया इसको? वो इनविजिबल चेयर पे बैठ के फिजिकल बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो ब्रैड और रैग्रो को देखता है जिन्होंने खुद को छुपाने के लिए पेड़ की 2 टहनियों को पकड़ा हुआ था। इसके बाद क्लॉड एक स्टाइलिश सी एंट्री मारता है और सभी एप्लीकेंट्स को बताता है वही उन सब का एग्जामिनर है। उसे देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर क्लॉड बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन मैस उसके रंग में भंग डाल देता है। इतनी फ्लैशी एंट्री करने की क्या जरूरत थी, तुम आराम से भी तो आ सकते थे, इसे तो लगता है फेल ही करना पड़ेगा। क्लॉड अनाउंस करता है कि उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे काफी सारे डेस्कों को ले आता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं, सिर्फ मैस को छोड़कर। तुम हमें एक रूम में भी तो लेकर जा सकते थे जहाँ पर पहले से ही कुर्सी और टेबल होते हैं, जिससे क्लॉड का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। एप्लीकेंट्स देखते हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर में सारे लेटर्स इधर उधर मूव हो रहे हैं। क्लॉड ने उन पेपर्स के ऊपर मैजिक किया था और उन एप्लीकेंट्स को पास होने के लिए मैजिक को डिस्पेल करना होगा। फर्स्ट टेस्ट को देखते ही उन दोनों को लगता है कि ये तो फेल ही हो जाएगा। मैस उन वर्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो इधर उधर हिलना बंद करें, पर वह उसकी नहीं सुनते तो वह उस पेन को तोड़ देता है। क्या तुम प्लीज हिलना बंद करोगे? इसकी वजह से डर के मारे वो सभी वर्ड्स अपनी सही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर ब्रैड और रैग्रो भी हैरान थे। प्लॉट ये सब देखकर हैरान था। मैश टेस्ट को सबसे पहले खत्म करता है कि वह सारे ही वर्ड्स कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से अलाइन थे। इसके बाद मैस्ले अपनी जरूरत से ज्यादा ताकतवर बॉडी का यूज करके सभी टेस्ट को पास करता जाता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे।
ये एग्जाम में अभी तक बना हुआ कैसे है, इसे बाहर तो निकालना ही होगा। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके जमीन के अंदर से एक भूल भुलैया को बाहर निकालता है और सभी एग्जामिनर्स को बताता है इससे बाहर निकलने के लिए उनके पास 30 मिनट है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। तभी एक लड़की मैथ्स के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। तो वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लेमन लगातार किसी न किसी ट्रैप में फंसती जाती है। ये लड़की कितनी यूजलेस है, ऐसे तो मैं बाहर ही नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी लेमन अपने मैजिक से उसके हाथ और पैर को हथकड़ियों में जकड़ देती है। असल में मैं तुम्हें गोल तक नहीं जाने दे सकती और कोशिश भी मत करो, कोई भी इंसान उसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी मैस उन हथकड़ियों को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर लेमन हैरान हो जाती है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि उससे एक पहेली पूछता है, लेकिन लेमन उसका जवाब नहीं दे पाती तो वह उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन तभी मैस वहाँ पर आकर उस क्रिएचर को पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुमने मेरी मदद क्यों की? ये सब करने की तुम्हारी भी वजह होगी। मैं वह वजह तो नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। पर अब काफी समय बीत चुका है, हम दोनों में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ क्लॉड को यकीन है कि मैच फेल हो जाएगा। तभी वहाँ का ग्राउंड हिलने लगता है और उन्हें कुछ टूटने की आवाजें आने लगती है। तभी एक दीवार टूटती है जिसके अंदर से मैसले और लेमन बाहर आते हैं। ये बंदा मैच को सॉल्व करने की जगह तोड़कर बाहर आ गया है। यह देखकर सारे स्टूडेंट गुस्सा होने लगते हैं और उसे चीटर कह के वापस से घर जाने को कहते हैं। ये सब देखकर बेचारा मैच दुखी हो जाता है। तभी लेमन मैच की तरफ से बोलने लगती है ये सारी गलती उसी की है, तो वह मुझे एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका दे देंगे। क्लॉड ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मैच को रोक देती हूँ। क्लॉड उसे रोकने की कोशिश करता है। तुमने आखिर बोल के आखिर उखाड़ी क्या लिया? लेकिन लेमन सब कुछ बता देती है। ये मेरा एग्जाम है और तुम दोनों इसी वक्त फेल होते हो। मैं जिसे चाहे फेल कर सकता हूँ और जिसे चाहे पास। और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं तो आओ लड़ो मुझसे। तभी मैच एकदम से उसके पास पहुँच जाता है और उसकी छड़ी को ही पकड़ के तोड़ देता है। सारी भसड़ को देखते हुए वहाँ पे प्रिंसिपल को आना पड़ता है। आगे के एग्जाम को मैं देखूंगा। तुम क्लॉड, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना था और मैथ्स की बारी सबसे पहले आती है। उससे शुरू में कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ उसके चारों तरफ स्कूल के ऑफिशियल्स खड़े हैं और ऑफिशियल्स को उसका एक भी जवाब पसंद नहीं आता। लेकिन हेडमास्टर को इंटरेस्टिंग लगता है। तुम्हारे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी तुम उस लड़की को बचाने वापस क्यों गए? मुझे लगा था कि मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो मुझे बाद में पछतावा होगा। लगता है ये ऐसा इंसान है जो करता पहले है सोचता बाद में है। पर ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? इसके बाद हेडमास्टर वॉलबर्ग अपनी पावर का यूज करता है और एक बड़े से क्रिएचर को समन करता है जो कि एक छोटी सी डॉल पर अटैक करने वाला था। इस डॉल के अंदर उस इंसान की सोल है जिससे मैस सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी उसकी पापा की सोल। मैस उसे पंच मार के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उल्टा उसके ही हाथ से खून बहने लगता है। तो वह उस पेयर को अपने हाथ से ही रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैस को लगता है कि हेडमास्टर इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा और वह तब तक इसे अपने हाथों से ही रोक कर रखेगा। यह देखकर वॉलबर्ग समझ जाता है कि मैस कमजोरों को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही जो ताकतवर है उन्हें रेगुलेट। वो अपने स्पेल को हटाकर उस जगह को रोशनी से भर देता है। वो उसे बताता है कि ये सब उसका टेस्ट था और उसका ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी में स्वागत करता है। इसके बाद क्लास में एक टीचर मैजिक से ताले को खोलना सिखा रही थी, लेकिन वो अपनी ताकत से उसे तोड़ ही देता है। ये देखकर वो टीचर उस पे भड़क जाती है। मुझे असल में अच्छे से मैजिक यूज करना नहीं आता। तुम्हें मैजिक ही नहीं आता तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अखाड़े में कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? वही उसकी हरकतों को देखकर एक स्टूडेंट डिसाइड करता है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे पास होना है तो मैथ से दूर ही रहना होगा। इसके बाद वो अपने रूम को ढूंढ रहा था। कुछ भी हो, मेरा रूम उसके साथ ना निकले। जब उसे अपना रूम मिलता है उसका दरवाजा ही गायब था और अंदर झांकने के बाद उसे पता लगता है कि उसका रूममेट मैस ही है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिन को लगने लगता है कि मैस भी नॉर्मल ही है। तभी मैस उसे अपने मसल से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है
ये है जिग्नेश, ये है महेश और ये है रमेश, ये है भावेश, ये है सुरेश। इसके साथ फंसा दिया मुझे। मैस उससे पूछता है डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है। अलग अलग फीयर्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें कॉइन्स मिलते हैं। यह गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज हो सकते हैं। और अगर तुम एक डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो तो एंड में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन होने चाहिए। लेकिन सिर्फ गोल्ड कॉइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे सेमेस्टर में भी मार्क अच्छे नहीं आते हैं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पढ़ाई का नाम सुन के मैस बेचारा टेंशन में आ जाता है। लेकिन ऐसी कोई टेंशन नहीं जिसे क्रीम पफ ठीक ना कर सके। क्या मैं कल की क्लास के लिए तुम्हारा झाड़ू ले सकता हूँ? असल में मैं झाड़ू लेने की जगह पेड़ की एक टहनी लेकर आ गया। तुम झाड़ू और पेड़ की टहनी में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? लेकिन आखिरकार फिन मान जाता है। अगली क्लास में उनकी टीचर उन्हें झाड़ू पर उड़ना सिखाती है। सभी स्टूडेंट इस चीज की कोशिश करने लगते हैं। सबसे पहले फ्लाई की कमांड देकर झाड़ू को अपने हाथों में बुलाना था। मैच भी कोशिश करता है पर ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। यह देखकर एक स्टूडेंट उसके पास आता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। अबे ओ लूजर, तेरे से तो झाड़ू उठ ही नहीं रहा। उड़ेगा क्या? तू घर वापस क्यों नहीं चला जाता? यह सुनकर मैस को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पैर को जमीन में पटक के उस झाड़ू को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद फ्लाई की कमांड देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? यह तो चीटिंग है। सुनो बच्चों, अब तुम झाड़ू पे बैठकर उड़ने की कोशिश करोगे और ध्यान रखना अपने माना को तुम्हें स्टेबल रखना है। सुन बे बैल बुद्धि, हम रेस लगाते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी। इसके लिए मैस मान जाता है और वह दोनों साथ में रेस के लिए खड़े थे। ये चिलगोजा तो जानता ही नहीं मैं मिडिल स्कूल से उड़ रहा हूँ। ये तो मुझे सपने में भी नहीं हरा सकता। इसके बाद टीचर रेस को शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल में मैस फिनिश लाइन पर पहुंचा हुआ था, जो देखकर वो स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अभी हुआ क्या? वही टीचर पूरी तरह से पगला चुकी थी क्योंकि मैस ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। स्टूडेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, पर फिन को सब कुछ दिखा था। मैच के शुरू होते ही उसने अपने झाड़ू को तेजी से फेंक दिया और उस पे बैठकर अगले ही पल फिनिश लाइन पर पहुंच गया। मैंने देखा तो सब कुछ है, पर ये सब मुमकिन कैसे है? उसे लगता है कि मैच ने जरूर चीटिंग करी होगी और वो उसके ऊपर भड़कने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा आकर उसके मुंह को सील देता है। मैं अपने दोस्त के बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने जो किया वो सच में काफी कमाल का था। मेरा नाम लॉयड कैवेल है। मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे। लेकिन मैसले उसके नाम को गलत सुन लेता है। तुम्हारा नाम लॉर्ड कैबेज है? तुम शाम को सब्जी का ठेला लगाते हो? यह सुनकर वहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। सभी को लगता है कि मैस की जिंदगी अब नरक बनने वाली है। कैविल किसी तरह अपने गुस्से को शांत करता है। तुम काफी फनी हो तो क्यों ना छुट्टी के बाद तुम मुझे यहीं पर मिलो। इसके बाद वो उस लड़के के साथ वहाँ से चला जाता है और उसे मैच से हारने के लिए बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये क्लास खत्म होने के बाद मैच फिर से पूछता है आखिर कैविल था कौन? कैविल मेरी तरह ही मिडिल स्कूल से इसी स्कूल में पढ़ता है। उसके पापा ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक ई रैंकिंग ऑफिसर हैं। इसी वजह से सभी लोग उससे डरते हैं। यहाँ तक कि वॉइस प्रिंसिपल भी उसका दूर का रिश्तेदार है। इसीलिए स्कूल का हर बच्चा उसकी हर बात मानता है। वही स्कूल की छुट्टी के बाद मैं क्रीम पफ बनाने के लिए लग जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। दूसरी तरफ कैविल ग्राउंड में अपने पंटरों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन क्लास में मैस अपनी बुक निकालता है, तभी उसके पास कैविल आता है, पर वो फटी पड़ी थी। तुम कल मुझसे मिलने नहीं आए, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस क्रीम पफ्स बना रहा था। कैविल फिर से अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कि उसे पता चला है कि मैस एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। यहाँ के वॉइस प्रिंसिपल मेरे रिश्तेदार हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात उनसे कर सकता हूँ। तुम सच में ऐसा करोगे? ओए थैंक यू, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वो सब तुम्हें करना होगा। उसके बाद कैविल उसे हर छोटे मोटे काम करवाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे अपने जूते तक भी साफ करवाता है। अगले दिन मैस देखता है कि उसकी एक और बुक फटी पड़ी है। आगे मैसले कैविल को एक पानी का ग्लास देता है, पर वो जानबूझकर उसे नीचे गिरा देता है और मैस को उसे साफ करने के लिए कहता है, पर मैस इतना खतरनाक पोछा लगाता है कि वो पूरी जमीन चमकने लगती है। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, जिसके पास कैविल और उसके पंटर हैं। फिन कैविल के ही कहने पर मैस की बुक्स को फाड़ रहा था। अब वो इन सब से बोर हो चुका है। अब वो चाहता है कि फिन मैस के कपड़ों को जला दे ताकि वो तंग होकर स्कूल से निकल जाए, लेकिन फिन उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो वह अपनी पावर्स का यूज करके
उसे अपने घुटनों पर ले आता है। दूसरी तरफ मैक्स फिन को ही ढूंढ रहा था क्योंकि वो गलती से उसकी बुक को अपने साथ ले आया है। चलता चलता वो फिन के पास ही पहुंच जाता है और वो देखता है कि केविल अपने मैजिक से जबरदस्ती फिन के सर को जमीन में पटक रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, फिन तो बस मुझसे माफी मांग रहा था क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती करी है। मैक्स फिन के पास जाता है। क्या तुम ठीक हो? लेकिन इतना सुनते ही फिन रोने लगता है क्योंकि मैक्स उसे अपना अच्छा दोस्त समझता है। लेकिन उसने केविल के कहने पर उसकी बुक्स फाड़ी ताकि वो परेशान होकर स्कूल छोड़कर चला जाए। इस लूजर को छोड़ो मैक्स, क्या तुम वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करना चाहोगे? लेकिन मैक्स उसके पास जाकर उसके सर को जमीन पर दे मारता है जिसकी वजह से केविल वहीं पे बेहोश हो जाता है। मैक्स, ये तुम क्या कर रहे हो? इसकी वजह से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, ये तो गलती हो गई। तभी वॉइस प्रिंसिपल फारमन वहाँ पे आ जाता है। मैंने केविल के डैड से वादा किया था कि मैं उसके बेटे का ध्यान रखूंगा। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने उस पर पहले हमला किया, इसके लिए स्कूल में काउंसिल बुलाई जाएगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, तुम्हारे और केविल के सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें तो केविल का नाम सुनते ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी मैक्स उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर अपनी लात जड़ देता है। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा था, ये बुढ़ा सुनता ही नहीं। एक को मार दिया है, अब दूसरे को भी पीट देंगे, क्या दिक्कत है? तुम पागल वागल हो क्या? ऐसा तो सीरियल किलर सोचते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी मैक्स उसके चेहरे पर मिट्टी लगा देता है। मिट्टी? यहाँ पे मिट्टी कैसे आई? दूसरी तरफ मैक्स उसे जिंदा गाड़ने के लिए जमीन में गड्ढा खोद रहा है और वो फारमन को उठाकर उस गड्ढे के अंदर डाल देता है। तुम ये कर क्या रहे हो? तुम ऐसा करके नहीं बच पाओगे। तुमने ही कहा था ना, तुम मुझे कभी भी स्कूल से निकलवा सकते हो, तो ये बात भी याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी जमीन में गाड़ सकता हूँ। चाहे तुम मुझे जेल में बंद कर दो या किसी काल कोठरी में, मैं बाहर जरूर आऊंगा और तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुम्हें यार दिख नहीं रहा, ये सब गलत है, प्लीज रुक जाओ। इसके बाद स्कूल का हेडमास्टर उसे अपने पास बुलाता है। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है? मैं बिना पूछे स्कूल के किचन में क्रीम पफ्स बना रहा था, शायद इसलिए तुम्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुमने केविल को बेहोश कर दिया और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ब्यूरो ऑफ मैजिक इन सब की वजह से गुस्सा है और वह जल्दी चाहते हैं कि मैं कुछ एक्शन लूं। तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने का उन्होंने नोटिस भेजा है। तुम जानते हो ना, मैजिक ब्यूरो इस कंट्री की सबसे बड़ी अथॉरिटी है और ज्यादातर डिवाइन विजनरीज वहीं पर काम करते हैं। इसके बाद वॉलबर्ग्स उस नोटिस को जला देता है। तुम्हें पता था कि केविल कौन है, पर फिर भी तुमने कमजोर को बचाने के लिए उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। मुझे यकीन है तुम डिवाइन विजनरी बन के इस पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हो। इसके बाद वॉलबर्ग उसे एक एक करके बताने लगता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए उसे क्या क्या करना होगा और यहाँ सारा कॉइन वाला सिस्टम कैसे काम करता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन की वजह से बेचारे का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं समझ गया, तुम्हारे बस का ये सब नहीं है। तुम बस इतना समझ जाओ, तुम्हें बस कॉइन्स इकट्ठा करने हैं। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं वाइस प्रिंसिपल और केविल को पीटने के बाद भी उसे कोई सजा नहीं मिली थी, जिसकी वजह से स्कूल में मैक्स का नाम फैलने लगता है। अगले दिन डोलो टीम का कैप्टन मैक्स के पास आता है और उसे अपने डॉम की तरफ से मैच को ज्वाइन करने के लिए कहता है। वह लोग बेसिकली हैरी पॉटर वाले क्विडिच गेम जैसा है। मैक्स उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता। अरे तुम भी कैसा मजाक करते हो, तब तुम्हारी झाड़ू पर उड़ने की स्किल को जानते हैं। और वो उसे जबरदस्ती मैच के लिए ले जाता है। जिसके बाद मैच शुरू हो जाता है। उसकी सामने वाली टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगती है। वही मैच अभी तक जमीन पर ही है। ऑडियंस को लगता है कि वो जरा भी कोशिश नहीं कर रहा। वो उसके ऊपर कूड़ा कबाड़ फेंकने लगते हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। मैच के दौरान उसकी टीम का बहुत बुरा हाल है और टॉम गुस्से में मैच के पास आता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था तुम नंबर 1 डोलो प्लेयर बनोगे।
नहीं तो मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। इसके बाद टॉम उसे गेम्स के रूल को समझाने लगता है। उन्हें पॉइंट्स को अर्न करने के लिए सामने वाली टीम के रिंग के थ्रू उस बॉल को फेंकना होगा। वह मैजिक का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ झाड़ू पर बैठकर उड़ सकते हैं। इसके बाद टॉम वापस गेम को ज्वाइन करने के लिए जाने लगता है, लेकिन एनिमी टीम का कैप्टन जानबूझकर उसे टकरा जाता है। इसकी वजह से टॉम नीचे गिर जाता है। मैच जब उसके पास जाता है, उसे पता लगता है कि टॉम की कुछ हड्डियां टूट गई है। तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है? ऐसे भला कौन खेलता है? स्पोर्ट्समैनशिप उसका भला क्या करना है, हमें तो बस जीतने से मतलब है। और वह वापस से गेम में चला जाता है। टॉम की टीम हारने वाली थी, लेकिन वो मैसले से कहता है कि जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही सबसे जरूरी होता है। अभी उनकी टीम 50 पॉइंट से पीछे है और लैंगडोंग को लगने लगता है कि वह आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मैस को गुस्सा आ गया था। मैस अपने झाड़ू को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाता है और अपने पैरों को तेजी से चलाकर हवा में मेंटेन कर रहा था, जो देखकर वहाँ के दर्शक भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। एक प्लेयर मैस की तरफ बॉल को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग बहुत ज्यादा दूर थी, तो सारे प्लेयर उसे रोकने के लिए मैस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत को दिखाता हुआ बॉल को बहुत जोर से फेंकता है, जिसकी हवा की वजह से वो सारे ही इधर उधर फैल जाते हैं और वो बॉल रिंग के अंदर से निकल जाती है। यह सब कुछ देखकर वो सारी ही जनता हैरान थी, क्योंकि वो बॉल इतनी दूर से रिंग में तो गई, पर अब मैच के पास वापस भी आ रही है। इसके बाद वो इसी मूव का यूज करके बार बार पॉइंट स्कोर करता ही जाता है और सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उनकी टीम का स्कोर 999 तक पहुँच जाता है। ऑफिशियल्स उन्हें बताते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है और इसके लिए मैच को एक सिल्वर कॉइन भी मिलता है। इसके बाद टॉम वहाँ पर आकर मैच को गले लगा लेता है। मुझे पता था तुम एक होनहार लड़के हो। इसके बाद हम एक लांस नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहाँ उसे मैच के बारे में पता लगता है। ये तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाला है। लगता है मुझे अपना अगला टारगेट मिल गया। अगले दिन टॉम उसे प्रैक्टिस करने के लिए लेने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही लेमन थी, जो कि मैच को स्टडी के लिए बुलाने आई थी, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता था और वो मदद मांगने के लिए फिन की तरफ देखता है, पर फिन सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर लेंस आ जाता है। लेमन उसे देखकर पहचान जाती है कि उसी ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। यहाँ तो तुम लोग काफी मजे कर रहे हो, क्यों ना हम साथ में मिलकर मजे करें। वह एक मैजिक आइटम को बाहर निकालता है, जिसके ढक्कन को खोलते ही वह तीनों स्मोक बनकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस बोतल के अंदर कैद हो जाते हैं। अगर तुम इन तीनों को वापस चाहते हो तो जंगल में जाओ, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैस्ले लैन से मिलने फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है और उसके पास अभी 2 सिल्वर कॉइन्स हैं। और हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक ही लाइंस होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में एक से ज्यादा मैजिकल लाइंस होते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि उनकी मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसका आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।